मेरा नाम रोहित है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और यहाँ मुंबई शहर में अपने मालिक के घर नौकरी करता था। आज मैं आपको बताऊँगा कि बांग्लादेश की औरतें घर में घोड़े क्यों पालती है और रात को घोड़े से क्या काम करवाती है। इसकी वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं अपने क्वार्टर में आंखें बंद करके सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक मेरे साथ मालकिन थी। कोई मुझसे मसाज करवाती तो कोई कपड़े धुलवाती। मालिक ने देखता तो कंधे पर थपकी देकर शाबाशी देता। मैं भी काम से जुट जाता, लेकिन एक रात मालिक ज़रूरी काम से चला गया। तो उस रात सातों मालकिन को जब मैंने बारी बारी जल्दी से मेरा पराठा बना कर लाओ, भूख लग रही है, मुझे मालकिन नंबर 3 ने आवाज़ दी थी। मैं इस वक्त मालकिन नंबर 4 के लिए आमलेट बना रहा था। मेरा मालिक एक अय्याश किस्म का इंसान था। उसने अपने घर में 7 लड़कियां अपनी अय्याशी के लिए रखी थी, जिनकी सेवा पर मुझे रखा हुआ था। वह बहुत अमीर इंसान था, लेकिन शादी नहीं करता था। इस बंगले के नीचे के पोर्शन में 7 कमरे बने हुए थे और सातों कमरों में उस 7 कम उम्र की लड़कियां रहती थी और सभी बेहद खूबसूरत थी। मतलब यह था कि इस वक्त घर के अंदर एक ही नौकर था और मैं इस घर के बारे में सुन रखा था कि वह सब लड़कियां बेहद चालाक है। किसी भी नौकर को टिकने नहीं देती थी। जो भी नौकर आता था वह उसे इस कदर परेशान करती थी कि वह 2-4 दिन में ही भाग जाता था। मैं मजबूर था। घर में 2 जवान बहनें थी और माँ ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे नौकरी हर हाल पर करनी थी, क्योंकि बड़ी बहन का रिश्ता तय हो चुका था और कुछ महीनों में मुझे उसका पूरा दहेज तैयार करना था। जब मुझे उस घर में से नौकरी का ऑफर आई और तनख्वाह भी अच्छी खासी थी तो मैंने फ़ौरन से हामी भर ली। लेकिन जैसे ही मैं सारी बातें करके घर से बाहर निकला तो मुझे एक आदमी नज़र आया जो उसी बंगले के अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, तुम इस घर में काम करने आए हो? मैंने कहा, जी हाँ। मेरी बात सुनकर पहले तो उस आदमी ने मुझे ध्यान से देखा, फिर अपने कानों को हाथ लगने लगा। कहने लगा, ऊपर वाले की पनाह है इस घर में मालकिनों से। अरे मुझे देखो, मेरे बस 8 दिन उस घर में काम किया और जब अपनी तनख्वाह लेने के लिए आ रहा हूँ, यह लड़कियाँ नहीं आफत की पुड़िया है। यह सुनकर मैं पहले तो कुछ डर का शिकार हुआ था, लेकिन फिर माँ की बात दिमाग में आई तो इस शख्स की बात पर मैं कान नहीं जमाए। अगले ही दिन मैं पहली बार काम पर गया तो उन कम उम्र हसीनाओं को देखकर मैं तो अपनी आंखें झपकाना भूल गया। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि उनमें से कौन सी ज़्यादा हसीन है, लेकिन वह सभी बहुत हसीन और कमाल की थी। मैं भी उन दिनों जवानी के इस दौरे पर था कि अपने अंदर की बेचैनी ज़्यादा ही महसूस होती थी। कुछ मैं खूमिजाज भी था और देखने में नौकर कम ही लगता था। मुझे मीठी मीठी बातें करनी भी आती थी, इसलिए अपनी 7 मालकिनों को बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। चंद दिनों में मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि तमाम लड़कियां आपस में बिल्कुल एकता करके रहती है और नौकरों की छुट्टी करवा देती है। अभी तो मेरे सब्र का इम्तिहान था। मुझे उन सब की बदतमीजी को बर्दाश्त करना था ताकि जब वह मुझ पर भरोसा करने लगे तब मैं उन सबको एक दूसरे के खिलाफ करता। तभी मैं यहाँ पर देर तक काम कर सकता था, वरना वह सब मिलकर मुझे भी निकलवा देती। उनका दिल जीतने के लिए मैं भाग भाग कर उनके काम करता, मगर उन सब की नई नई फरमाइशों ने मेरी जान आफत में डाली। सुबह नाश्ते पे ही मेरा दिमाग चाट चुकी थी। एक को आमलेट खाना था तो दूसरे के कुछ और, तीसरी को पराठा और अचार कह कर गई थी तो दूसरी फ्रेश जूस का। इस तरह सातों की अलग अलग फरमाइश थी। मैं तो सुनकर ही चौंक कर रह गया था, लेकिन यह था कि मैं काम में बहुत तेज़ था। मैंने झटपट झटपट सबके नाश्ते बनाए और टेबल पर लगा दिया। मेरे तेज काम करने पर वह सातों हैरान से मुंह खुला देख रही थी। मैं जल्दी से उनका नाश्ता टेबल पर लगा दिया था और फिर मैंने कहा, और कुछ चाहिए तो बता देना। नाश्ते के दौरान उनके दूसरे ऑर्डर जारी हुए थे। सब कहने लगी,
हमारे कमरों की सफाई अच्छे से करना और दोपहर में भी हर एक का अलग अलग मेनू था। मैंने काम में बहुत तेज़ था, फटाफट से सारे काम कर लेता था क्योंकि बचपन से मैंने लोगों के घरों में नौकरी की। दोपहर के खाने में जब सबने अपनी पसंद की चीज़ देखी तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगी क्योंकि मैंने उनके पास शिकायत का कोई मौका छोड़ा ही नहीं था। उनमें से एक कहने लगी, ऐसा करो, मेरे कमरे में आ जाओ, मेरे कपड़े धो दो। उसके कमरे में चला गया, साथ साथ उसके कपड़े धोता रहा, साथ साथ उसके हुस्न के अंदाज भी पढ़ता रहा। आपसे ज़्यादा हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, आप बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह। जिस मालकिन के कमरे में जाता उसकी तारीफ शुरू कर देता। वह खुश हो जाती जब मेरे मालिक ने देखा कि उसकी सब बीवियाँ मुझसे राजी रहने लगी है तो मेरा कंधा थपथपा के मुझे शाबाशी देने लगता, कहने लगता कि तुमने बड़ी समझदारी दिखाई है। मालिक ने मुझे यह कहा था कि मैं उनके पीछे से उन लड़कियों को राजी रखूं। अब मैं यह करता, जब भी किसी मालकिन के काम से उसके कमरे में जाता तो उसके खिलाफ कान भरने लगता। लेकिन एक बार जो कुछ 7वें नंबर की मालकिन ने मुझसे कहा, मैं तो हिल के रह गया था। वह मुझसे कहने लगी कि रवि, मेरे सर की मसाज कर दो। यह सुनकर तो मैं हैरत का शिकार हुआ कि यह कैसे कर सकता हूँ। कहने लगी, जल्दी आओ कमरे में, सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। कि मालकिन के कमरे में जाकर मेरी ज़िंदगी में यह तूफ़ान आएगा। मैं तेल की शीशी उठाई और उस लड़की के कमरे में चला गया। उसने जब अपने हसीन बालों का जूड़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। खुले बालों में लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैं चुपचाप सी थी। मैंने पहले तो खुद को झटका दिया, फिर को ही यह याद करवाया कि मैं नौकर हूँ, अपने हाथ में रहना चाहिए। अब मैं मालिन के सर के मालिश करना शुरू कर दी और साथ ही बातें करनी जो कि हर लड़की सुनना चाहती है, जो मैं सब लड़कियों को राजी रखने के लिए करता था। मैंने कहा, मालकिन सच पूछे तो 100 मालकिनों में से आपकी बात ही और है। क्या लंबे घने बाल आपके। सच पूछे तो आपकी आंखें भी बड़ी हसीन है और रंगत कैसी सुर्ख सफ़ेद है। हकीकत यह थी कि सातों मालकिन अपनी खूबसूरती में एक मिसाल रखती थी, लेकिन मुझे उनमें से फूट डल वाली थी। मेरी तारीफ सुनकर उसका लहजा तो बहुत नरम था। समझ गया था कि वह तारीफ से पिघल गई है। मैंने कहा, ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए मालकिन, लेकिन आपको देखकर तो आपकी आंखें जगमगा ही भूल गया था। सर की मालिश के साथ मैं उसके दिल में अपनी जगह भी बनाने की कोशिश कर रहा था। कहने लगी, मेरा सारा हुस्न बेकार है। तुम्हें क्या मालूम कि मेरा हुस्न मेरे लिए किस कदर तकलीफ का सबक बन चुका है। उसका लहजा बेहद उदास और भीगा हुआ था। मैंने कुछ हद तक डरते डरते एक सवाल किया। मैंने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आपको यह सब बुरा लगता है तो आप यहाँ पर आई कैसे। यह एक ऐसा सवाल था जिसे करने से मुझे मेरे मालिक ने सख्ती से मना किया था। ऐसा क्या था कि बेझिझक पूछ लिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। कहने लगी, बुरी किस्मत बताकर नहीं आती, कहकर उसने ठंडी आह भरी। जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया, उसकी आंखों में झलकते आंसू थे। एकदम उसने मेरा हाथ अपने बालों से पीछे करा दिया। कहने लगी, बस जाओ यहाँ से। मैंने देखा वह दुपट्टे से अपनी आँख पोंछ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल को धक्का सा लगा। आज रात मालिक ने इसी के कमरे में जाना था। वह सुबह से बेचैन थी। रात को मैंने देखा तो 7 लड़कियों में बस एक वही तैयार थी, लेकिन बड़ी चुप चुप और खामोश थी। यहाँ आई मुझसे बस कुछ दिन हुए थे। मालिक के आने से पहले मैंने देखा कि वह सब लड़कियाँ उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। उन सब लड़कियों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मसला क्या है। सुबह तक तो बड़ी खुश और चंचल चिड़िया की तरह चहक रही थी। उन सब के उदास चेहरे को देखकर कुछ ताज्जुब का शिकार हुआ था। रात को मैं अपने क्वार्टर में जाकर सोता था, लेकिन आज न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस मालकिन के बारे में सोचता रहा कि न जाने किस वजह से वह यहाँ आकर फंस गई थी, क्योंकि जिस तरह से वह मालिक के आने से परेशान थी, वह यकीनन ऐसे पाप से खुश नहीं थी। इसके बारे में सोचते सोचते सो चुका था। न जाने रात का कौन सा वक्त था कि मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं किचन में आया तो वही मालकिन सिसकियों से रो रही थी। मेरी तरफ उसकी निगाहें थी। मेरा दिल बेहद उदास हुआ। ना जाने वह क्यों रो रही थी, लेकिन मैं पूछ नहीं सकता था।
लेकिन मुझे दुख हो रहा था। जैसे वह उदासी से मेरी तरफ पलटी तो उसके चेहरे को मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मेरी रंगत उसके चेहरे को देखकर फीकी सी पड़ गई थी। वह मुझे अपने रूबरू देखकर फ़ौरन वहाँ से बाहर निकल गई। तो यूँ था कि जैसे पत्थर हो चुका था उसका चेहरा। रात उसके साथ किए गए सारे जुल्म की कहानी बता रहा था, जैसे जलते सिगरेट उसके चेहरे से बुझाया गया हो। मेरा दिल यूँ था कि सीने में धड़क ही भूल गया हो। मैं नहीं जानता था कि मालिक ऐसा आदमी भी हो सकता है। मुझे अपने मालिक से नफ़रत सी महसूस हुई थी। मैं जो पहले यह इरादा किए हुआ था, इन सब मालकिन के दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत के जज्बात पैदा करूंगा, और जब वह एक दूसरे से लड़ेंगे तो मैं तमाशा देखूंगा। लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल चुका था। वह लड़कियां मुझे बेबस और मजबूर लग रही थी। फिर मैंने यह नोट करना शुरू कर दिया कि वह मालिक जब भी किसी लड़की के कमरे में जाता है तो सुबह लड़की सिसकियों से रो रही होती है। मैं एक बार किचन में काम कर रहा था। जब मुझे बाहर लड़ने और झगड़ने की आवाज़ आई तो मालिक ना जाने किसी बात पर उस लड़की पर भड़क रहा था जिसके चेहरे पर मैंने जख्म का निशान देखा था। खुद ब खुद ही मेरे कदम किचन से बाहर की तरफ उठने लगे। हालांकि मालिक ने मुझे कहा था कि तुम हमारे घर के मामले को ना देखोगे, ना सुनोगे और ना ही बीच में आने की कोशिश करोगे। मैंने देखा कि मालिक उस 7वें नंबर वाली मालकिन से झगड़ा कर रहा था। कहने लगा, सारा किया धरा बेकार हो गया। तुम्हारी सुबह से लड़कियों की से भी बगावत पैदा हो रही है। मेरे सामने जुबान चलने लगी है। जब तक तुम नहीं थी उन 6 लड़कियों को इतनी भी हिम्मत न थी कि मेरे सामने उफ भी कर जाए। लेकिन वह मालिक से डर खान की बजाय उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। जो कुछ उसकी आंखों में था, लग रहा था कि जैसे मालिक के साथ न जाने क्या गुजरेगी। उस लड़के की आंखों के गुस्से को देखकर तो मैं भी डर गया था। मालिक कहने लगा, अपनी नज़र नीचे करो वरना तुम्हारा वह असर करूँगा कि नज़र उठाने के भी काबिल नहीं रहोगे। लेकिन वह बिल्कुल निडर खड़ी थी। जब उसने अपनी नज़र नहीं झुकाई तो मालिक ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। फिर उसकी बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे में लेकर जाने लगा। कहने लगा, आज तेरा वो हल करूँगा कि सुबह तक तू अपना चेहरा भी पहचान ना पाएगी। यह सुनते ही सारी लड़कियां मालिक के पाँव में पड़ गई। कहने लगी कि इसे कुछ मत कहना, तुम्हें जो कुछ कहना है हमें कह दो, इसे माफ़ कर दो। हम आज से तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। सब मैंने पहली बार देखा था। मेरा तो दिल दहल कर रह गया था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मुझ पर और भी बहुत से राज घुलने लगे थे। एक बार मैं लॉन से बाहर निकला कि पौधा और बाग को पानी दे सकूं तो वह 7वें नंबर की मालकिन बाग में बैठी रो रही थी। उससे बातें कर रही थी। कह रही थी कि ऊपर वाले ने मेरी यह ख़त्म कर दी कि मैं इस आदमी के साथ एक लम्हा भी गुजारना नहीं चाहती। यह सुनकर मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात बनने लगे थे। वह कहने लगी, मैं बेहद मजबूर होकर घर से निकली थी। यह भी तू भी जानता है, अपनी बूढ़ी माँ को बचाना चाहती थी, इसलिए इस आदमी की मदद मांग बैठी थी। लेकिन जो कुछ उसने मेरी माँ के इलाज के बदले में मांगा था वह एक गुनाह की ज़िंदगी थी। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो ना था। मर्द कभी भी बिना किसी मकसद की औरत का एहसास नहीं करता, इसकी मदद बिना वजह नहीं करता। तो हर जाना वह उससे मांगता है, वह उसकी इज्जत होती है। जिस माँ के खातिर मैंने इस आदमी के हाथों खुद को बेच दिया था, वह तो फिर भी मर गई। बीमारी से ना मरी, मेरी बर्बादी का सुनकर मर गई। लेकिन मैं इस चीज़ की सज़ा अब तक भुगत रही हूँ। वह लड़की सिसकियों के साथ होते हुए उससे कह रही थी, जिसे सुनकर मैं दुखी हो गया। मैं समझ गया था कि वह किसी मजबूरी के तहत इस जालिम मालिक के हाथ चढ़ी। बाकी 6 लड़कियां भी ऐसे ही इसी मजबूरी के तहत यहाँ आई थी। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गया था। मेरे मालिक बहुत ही घटिया और मीना किस्म का इंसान था। मैंने देखा अक्सर लड़कियों पर मारपीट भी करता रहता था और कहता था कि तुम लोग मेरी गुलाम हो, मैं चाहूँ तुम लोगों के साथ कुछ भी करूँ, मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता था। फिर मेरी बहन की शादी की भी करीब आ गई थी। मालिक ने मुझे अच्छी खासी रकम दी थी। मैंने जब छुट्टी मांगी तो कहने लगा, बस 1 दिन से ज़्यादा छुट्टी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम एक अच्छे नौकर हो जिसे यह लड़कियां बर्दाश्त कर लेती है। मैं बस अपनी बहन की शादी के दिन की छुट्टी। जैसे बहन विदा हो गई, अगली सुबह मैं नौकरी पर चला गया। हालांकि मेरी माँ मुझे कहती थी कि 2 दिन और रुक जाओ। मैंने कहा कि माँ, नौकरी का सवाल है, अगर मैंने छुट्टी की तो नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा। फिर आप
क्या करोगे, गरीब फैमिली से था, इसलिए उन लड़कियों की मजबूरी को भी अच्छी तरह से समझ सकता था कि पैसे ना होने की वजह से इंसान क्या क्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। जिस दिन मैं घर पहुंच, मालिक कहने लगा वह सुबह ही दूसरे शहर जा रहा है, वह 3 दिन बाद ही वापस लौटेगा। साथ ही फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, कह रहा था कि लड़कियों की कीमत लाखों में लूँगा, बस 4 दिन बाद मैं शहर वापस आऊँगा तो उन्हें दुबई भेजने की तैयारी भी कर लूँगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि उन लोगों से क्या काम लिया जाएगा, वैसे भी यह हर चीज़ की आदी हो चुकी है। यह कहते हुए वह अपना बैग पकड़ते बाहर निकल गया और मैं तो यूँ था कि मेरे कानों में सीटियाँ बजनी शुरू होने लगी। अब तक वह आदमी लड़कियों के साथ खुद जुल्म कर रहा था और अब उन्हें दुबई भेजना चाहता था। मालिक के जाते ही मैंने भारी से भारी मालकिनों के कमरे में दरवाजे पर खटखटाना शुरू कर दिया। वह सब अपने कमरों से बाहर आ गई। मालिक के इरादे से मैंने उन्हें आगाह किया तो वह सब परेशान हो गई। चौकीदार ने मेरे मालिक का खास बंदा था, मैंने उसके खाने में नशे की दवा डाल दी। खाना खाते ही वो गहरी नींद में वही कुर्सी पर ही सो गया। जब रात गहरी हुई तो मैं सब लड़कियों को लिया और इस घर से भाग गया, लेकिन वह सभी परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि वह जाएंगी कहाँ, उनके घर वाले तो उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उन सबको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, फिर वापस घर पर आ गया। सुबह मैंने शोर मचा दिया कि तमाम लड़कियों ने नौकरों को नशे की दवा देकर सुला दिया और खुद भाग गई। जिस तरह मैंने रोना धोना मचाया था, मुझ पर किसी को भी शक ना हुआ। यह सुनकर मालिक भी उसी दिन वापसी के लिए रवाना हो गया, लेकिन ऊपर वाले की करती हुई यह हुई कि क्योंकि गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और वह मौके पर ही मर गया। जब मुझे खबर मिली तो मैंने ऊपर वाले का शुक्र किया कि मैं सारी लड़कियों को वापस घर ले आया था। अब इस महल में वो लड़की आज़ाद तौर पर सुकून और इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगी थी। एक बार मैंने 7वें नंबर वाली मालकिन से शादी की ख्वाहिश रखी, वह भी मान गई। शादी के बाद मैं उसे अपने घर ले गया। मेरे साथ वह बहुत खुश रहने लगी और बहुत खुशी की ज़िंदगी गुजर रही थी। हम दोनों बहुत खुश थे और मैं यह सोचकर बहुत खुश था कि मैंने 7 बेगुनाहों की जान बचा ली थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।